राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, है ना? तो जानकारी किससे चाहिए? एक सिटीजन को क्या जानकारी चाहिए और किससे चाहिए? हाँ, गवर्नमेंट से जानकारी क्यों चाहिए? ताकि उसको पता चले कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है ना? कोई भी सरकार जो है वो आप चुनते हो, क्योंकि हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, जहां पे लोगों द्वारा चुनी गई सरकार काम करती है। अब जहां पे लोगों द्वारा सरकार चुनी जाएगी और वो ऐसे काम करे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं हो, तो इसका मतलब तो गड़बड़ है फिर कुछ, है ना? तो आपको सरकार जो भी कर रही है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ही ने तो सरकार चुनी है। तो इसके लिए, ये पता करने के लिए हमने क्या बनाया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया। कब बनाया? 2000 में। तो 2005 से पहले ये आपका अधिकार नहीं था क्या? फिर तब सोए थे सब? हम्म। हाँ, एक तो एक्ट था इससे पहले भी, पर वो भी 2002 में बना था। उससे पहले ऐसे कोई इंफॉर्मेशन का एक्ट नहीं था हमारे देश में। तो हमारे देश में क्या हिसाब किताब था कि जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर सरकार से इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो किसको मिलेगी? जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जो सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हीं को मिल सकती है। एक आम इंसान को इंफॉर्मेशन मिलना इम्पॉसिबल था। ठीक है? अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके होते हैं, वो भी सरकार से इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं? पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है ना? पार्लियामेंट्री जब डेली प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो वहां पे एक क्वेश्चन आवर होता है। पहले दिन का जो स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन आवर से होता है। तो पहला घंटा क्या करते हैं वो? सवाल पूछते हैं सरकार से कि भाई आपने इस स्कीम में क्या किया, कितना पैसा लगाया, कहाँ पे खर्चा किया। ठीक है? सरकार से आप भी क्या ही सवाल पूछना चाहोगे? यही पूछना चाहोगे ना, भाई ये स्कीम आई थी हमारे लिए, इस स्कीम में हमें ये चीजें तो आपने दी नहीं, या फिर जो दी तो किसको दी, किसको इसका बेनिफिट मिला, मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। ठीक है? हमारे यहाँ पे रोड सैंक्शन हुआ था, कहाँ कहाँ ये पैसा गया, आप कुछ भी पूछ सकते हो सरकार से। ये सब राइट टू इन्फॉर्मेशन। पर इससे पहले नहीं, मैं आपको 2005 से पहले ऐसा राइट आपके पास कोई नहीं था। ठीक है? आप क्योंकि सरकार में सिस्टम कैसे बना था कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी, पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, है ना? तो पार्लियामेंट में ही एग्जीक्यूटिव भी होता है, लेजिस्लेटिव भी होता है। तो जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आपके होते सवाल पूछते थे सरकार से। ठीक है? तो आप उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाओगे, आप बोलोगे कि ये मुद्दा है हमारा, वो आपका सवाल फिर पार्लियामेंट में उठाएंगे, वहां पे आपको आंसर मिलेगा। पर ये कितना लंबा प्रोसेस है। ठीक है? पहले तो आपको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं मिलेगा। ठीक है? और अगर मिल भी गया तो आपकी बात सुनेगा कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? और फिर आपका मुद्दा वो उठाएगा उधर कि नहीं उठाएगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना? तो इससे तो फिर आपका जो एक आम सिटीजन है उसको कहाँ अधिकार मिला? उसको कैसे इन्फॉर्मेशन, उसको तो नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन, वो तो अंधेरे में ही रहेगा। उसको तो बस जो सरकार सुनाएगी वो मान लेगा सच, क्योंकि असलियत पता नहीं चलेगी उसको। तो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाने के लिए, सरकार की अकाउंटेबिलिटी को चेक करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? कि आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उस काम के लिए आपका कोई कर्तव्य है। ठीक है? किसी के प्रति, आपको अगर लोगों ने चुना है तो लोगों के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है, आपको वो निभाना है। तो आपको अकाउंटेबल होना है, ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी करोगे। ठीक है? गुड गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस मतलब जो गवर्नमेंट सही तरीके से काम करे लोगों के वेलफेयर के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? गुड गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है? और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए हमें? इंफॉर्मेशन, सही से इंफॉर्मेशन का डिस्पोजल होना बड़ा जरूरी है। ठीक है? अब हमारी स्टेट में पहले क्या होता था कि कोई भी सेंटर ने लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने, तो वो डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था। ठीक है ना? यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी वो फिर उसको देखती थी, उसमें कुछ संशोधन करके फिर वो जो है उसको अप्लाई करती थी। जैसे यहाँ, जैसे सेंटर में एक्ट आया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और जिसके थ्रू क्या किया गया? लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, है ना? पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो हमारी स्टेट में क्या हुआ? उसके अगे उसके उसके लिए अलग से एक एक्ट बनाया गया फिर। ठीक है? यहाँ का थोड़ा अलग सिस्टम बनाया गया, क्योंकि यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर होती थी कि कोई भी जो पार्लियामेंट का एक्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है? तो लेकिन अब क्या हो गया, जब 2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो अब 370 तो रहा नहीं, अब यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स
है नहीं। तो अब जो सेंटर के एक्ट हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेबल है हमारी स्टेट में। ठीक है, अगर ये नहीं हटा होता तो आपको दो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये 2009 वाला पढ़ना होता, जो हमारी स्टेट का था। बट अब हम कौन सा पढ़ेंगे? 2005 वाला ही, जो सेंटर जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था, क्योंकि अब वही एप्लीकेबल है हमारी स्टेट में भी। ठीक है ना? तो समझ में आ गया कि क्या इसकी जरूरत है? हैं, जरूरत समझ में आ गई क्यों चाहिए हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, आगे देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है, इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, कैसे इन्फॉर्मेशन, किसी ने आरटीए किया आज तक? नहीं की? चलो आज सिखाता हूँ आपको कि कैसे करनी है आरटीए। ठीक है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी किससे मिलेगी? या तो गवर्नमेंट से ले सकते हो, या जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं उन सब से आपको क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस एक्ट के अंदर। ठीक है ना? इससे पहले सिर्फ एमपीज ही जो थे क्या करते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे सरकार से। अब पर एक आम इंसान भी डायरेक्ट सरकार से किसी भी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके पहले भी एक एक्ट आया था जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। वो भी इसी चीज के लिए बनाया गया था, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे कि अब आपको जैसे आरटीआई एक्ट में क्या है, आरटीआई एक्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन का कोई प्रोसीजर होगा ना कि कैसे दी जाएगी। मान लो आपने एक ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन मांगी और उसने आपको नहीं दी या डिले कर देने में, तो आपको फिर कोई अपील का मैकेनिज्म बनाया होगा ना सरकार ने कि भाई ये नहीं देगा तो फिर आप यहाँ जाओ। जैसे कोर्ट्स में क्या होता है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ डिसीजन दे, या फिर मान लो केस बड़ा लंबा चल गया, आपको नहीं जस्टिस मिल रहा है, तो आप क्या करते हो? अपील करते हो। कहाँ अपील करते हो? हाई कोर्ट में अपील करते हो। वहां पे भी आपको नहीं अगर संतुष्टि हो रही है तो फिर आप कहाँ अपील करते हो? सुप्रीम। तो आपके पास पूरा एक प्रोसीजर है कि आप अपील कर सकते हो इंडिपेंडेंट बॉडीज में। यहाँ पे क्या था, ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में, कि आपको जिस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए उनको उनसे तो आप मांग सकते हो, बट अगर वो नहीं दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन तो आपके पास कोई अपील का मैकेनिज्म नहीं था। अपील करोगे तो वो उसी डिपार्टमेंट में ही हायर ऑफिसर्स के पास जाएगी, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी के पास नहीं जाएगी अपील। जैसे अभी का जो एक्ट है उसमें ऐसा है कि आपने अपील की, उसके लिए एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में। ठीक है, पीआईओ, उनके असिस्टेंट भी होते हैं एपीआईओ। उनसे आप क्या करते हो? इन्फॉर्मेशन मांगते हो। अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन, इसलिए टाइम लिमिट सेट की हो कि इतने टाइम में उनको इन्फॉर्मेशन देनी देनी है। अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो फिर आप क्या करोगे? आप सेकंड अपील इसमें, फर्स्ट अपील इसमें भी उसी डिपार्टमेंट में करते हैं जिस डिपार्टमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, उसी से फर्स्ट अपील करोगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं आई तो सेकंड अपील के लिए इसमें इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई हुई हैं जो उस जो डिपार्टमेंट है उससे अलग काम कर रही हैं। वो उससे मतलब अलग से काम करी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। वो चेक करेंगे कि क्या ये सही से इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको ज्यादा सशक्तिकरण कर दिया फिर आपका। ठीक है, कि आपको अब इन्फॉर्मेशन एक जगह से नहीं मिल रही है तो आप दूसरी जगह पूछो उनको कि भाई ऐसे ऐसे ये तो दे नहीं रहे इन्फॉर्मेशन। पर इस एक्ट में ऐसा प्रोसीजर नहीं था। इसमें उसी डिपार्टमेंट में ही आपको एक जगह पूछोगे, नहीं तो उसी में अपील करोगे बार बार। ठीक है, कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी जो कि आपकी अपील को सुने। समझ में आया? इसलिए इसमें क्या है, प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या किया गया, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 2005 में लाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि भाई जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे देश के, उनको इंफॉर्मेशन का राइट होगा, उनको हर एक जानकारी दी जाएगी, चाहे वो जितना भी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछे। जैसे कि आप पूछ लो कि अभी जो नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, जब बनी नहीं थी अब तो बन गई, जब नहीं बन रही थी आप पूछ सकते थे कि इसका आप कौन से कलर का व्हाइट वॉश करोगे। ठीक है, और ऐसे कलर का व्हाइट वॉश क्यों, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ठीक है, बजट वो तो चलो अच्छा क्वेश्चन हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे वेग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे एक बार एक बंदे ने आरटीआई डाली कि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है वो साल भर में कितने रुपए की चाय पिलाता होगा लोगों को, जो उसके घर पे लोग आते हैं गेस्ट, उनको साल भर में कितने रुपए की चाय पिलाता होगा? किसके? हाँ, जो आपके मन में है आप पूछ सकते हो इन पब्लिक अथॉरिटीज। और इसका जवाब भी आया था कि वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए की चाय एक साल में पिलाते हैं लोगों को। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। अच्छा, मेरे को बताओ कि क्या ये आरटीआई एक्ट ही एक तरीका है क्या इन्फॉर्मेशन लेने का सरकार से? हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ही एक ऐसा तरीका है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन, हर बार आपको आरटीआई करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? ऐसा नहीं है।
आरटीआई एक्ट में ही एक क्लॉज है जो ये बोलती है कि ये ड्यूटी है सरकार की, और सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की ये ड्यूटी है कि वो खुद ही क्या करें, खुद ही अपनी वेबसाइट्स पे अपने मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको लगती है कि हमें पब्लिक को बतानी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन वो खुद ही डिस्क्लोज करें। कहाँ पे? वेबसाइट्स पे। ये किसका दायित्व बनता है? हर एक डिपार्टमेंट, जैसे आपका पीएचई डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, आपका ये पावर वाला डिपार्टमेंट है, बिजली वाला, इन सबको क्या करना चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब क्या करनी चाहिए। जैसे रूरल डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, जिसमें हम जी नरेगा के रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, वो क्योंकि आम आदमी को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन को खुद ही डिस्क्लोज करनी चाहिए, ताकि इंसान को क्या ना करना पड़े, बार बार आरटीआई ना करना पड़े। ठीक है, आरटीआई तो थोड़ा फिर भी लंबा प्रोसीजर है ना, ऐसे थोड़ी है कि अभी इन्फॉर्मेशन चाहते हो अभी मिल जाएगी। उसमें तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर आप उससे सहमत हो नहीं हो, फिर अपील करोगे, तो लंबा प्रोसीजर है वो। ठीक है ना? किसके लिए? हम्म। हाँ बिल्कुल लगवा सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल लगवा सकते हो। जो आप बोल रहे हो ग्रीवियंस, ग्रीवियंस अलग से, वो भी समझ लो, वो भी इंफॉर्मेशन में ही आ गया। ग्रीवियंस मतलब कि आपकी कोई चीज नहीं हो रही है, ग्रीवियंस तब आप करते हो। ठीक है, ग्रीवियंस का भी ग्रीवियंस वो भी एक गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस करने के लिए एक स्टेप लिया हुआ है, कि आप कोई भी मुद्दा है आपका, उसको आप गवर्नर के ग्रीवियंस सेल में डालो और वो रिएक्ट करेंगे। पर ग्रीवियंस के अलावा बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, ग्रीवियंस के पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है कि ग्रीवियंस देनी आपको गवर्नमेंट करे ही करे, कि आपकी ग्रीवियंस सुने, नहीं भी सुनेगी तो क्या करोगे। वो तो उनकी तरफ से स्टेप लिया गया है कि एक ग्रीवियंस पोर्टल बनाया है जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डाल दो, बट अगर नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन तो क्या करोगे। बट ये एक्ट जो है यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आपको बैकिंग मिल रही है कि नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन तो आप इंडिपेंडेंट बॉडी के पास जा सकते हो। ठीक है, आप जबरदस्ती उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ग्रीवियंस वाले में ऐसे थोड़ी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आरटीआई क्या बोलता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सुओ मोटो डिस्क्लोजर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन का। क्या करना चाहिए? सुओ मोटो डिस्क्लोज, सुओ मोटो मतलब खुद से, सुओ मोटो का क्या मतलब होता है? खुद से, किसी के कहने के बिना खुद ही डिस्क्लोजर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि कितने टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है सरकार से या सरकार के डिपार्टमेंट से। क्या क्या इंफॉर्मेशन? जैसे सरकार के रिकॉर्ड्स हैं, कोई भी डिपार्टमेंट के कुछ भी रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोज हैं, ईमेल्स हैं, ओपिनियंस हैं, ठीक है, एडवाइस है, प्रेस रिलीज है, सर्कुलर रिपोर्ट, ये सब जो है आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पर इसमें क्या है, हाँ, सर्कुलर्स ऑर्डर्स होते हैं सरकार के, सरकार के ऑर्डर्स को ही हम सर्कुलर्स बोलते हैं। रिपोर्ट, जैसे हर एक डिपार्टमेंट हर साल अपनी एक रिपोर्ट निकालता है, एनुअल रिपोर्ट, कि हमने क्या क्या काम किया, बड़े सारे डिपार्टमेंट्स ऐसी रिपोर्ट्स निकालते हैं। उनके ऊपर अगर आपको कुछ शक है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई ये रिपोर्ट में आपने लिखा है क्या है, इसका आधार क्या है। ठीक है, समझ में आया? आज इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? क्या आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या सरकार से या किसी भी डिपार्टमेंट से? हम्म, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऐसा नहीं है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है? आरटीआई एक्ट में ही एक सेक्शन है, सेक्शन 8। कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 8, जो ये बोलती है कि जहां पे भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होगा, किसका मुद्दा होगा? नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो सरकार के लिए कॉन्फिडेंशियल है, सरकार के लिए सीक्रेट चीज है, वो आपको नहीं बताई जा सकती। ठीक है, वो आपको नहीं बताई जा सकती। जैसे मान लो आपने कल को आरटीआई की, जैसे अभी पीछे ये इंडिया चाइना पे बड़ा मसला बना था गलवान वैली में, कि चाइनीज यहाँ पे आ गए, उन्होंने हमारी जमीन ले ली है, सरकार उस बात को मान नहीं रही थी कि नहीं लिए। आप अगर उस पर आरटीआई करो कि भाई बताओ क्या चाइनीज ने सच में यहाँ पे आके कैप्चर की है जमीन, कितने अंदर आए हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसी और भी चीजें जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो, जिससे ऐसे न्यूसेंस क्रिएट हो, ठीक है, हल्ला हल्ला हो जाए पब्लिक में, ऐसी इंफॉर्मेशन भी अवॉइड करती है सरकार देना। जैसे यूपीएससी, एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी है, जैसे यूपीएससी हर साल जब अपना रिजल्ट निकालती है, तो वो अपने रिजल्ट में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के रोल नंबर डालती है जिन्होंने प्री पास किया है। ना ही वो नंबर बताती है कि कट ऑफ नंबर कितने हैं, ना ही वो उन लोगों के रोल नंबर बताती है जो पास नहीं हुए हैं और कितने नंबर से पास नहीं हुए हैं। ठीक है, क्यों नहीं बताती है? क्योंकि यूपीएससी को पता है कि अभी अगर हमने नंबर बता दिए और सबको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, तो लोग क्या कर देंगे,
क्या करेंगे, लिटिगेशन करेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस में आधे लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोगों को लगता है ये क्वेश्चन गलत है ये, तो मसला कोर्ट में चला जाएगा। और एक बार कोर्ट में मसला चला गया तो ये प्रोसेस जो हमारा एक साल में हमने यूपीएससी का पूरा एग्जाम करवाना होता है, वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं देती है ये एक साल के बाद जब पूरा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, फिर सब कुछ दे देती है। फिर आपको नंबर भी बता देगी, फिर आपको कट ऑफ भी बता देगी, सब कुछ बता देगी। बट एक साल तक जब तक वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक नहीं बताती कुछ भी। क्योंकि लोग फालतू में ही कोर्ट में ना जाना स्टार्ट कर दें। एक साल के बाद वो बताएगी, फिर आप जाओ कोर्ट में, फिर आप चैलेंज करो अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो। ठीक है, लेकिन तब तक नहीं बताएगी वो। और उसने स्पेशल लिखा होगा, लिखा होता है वहां पे कि हम इस पे कोई आरटीआई भी इंटरटेन नहीं करेंगे अगले एक साल तक, जब तक ये एग्जाम पूरा खत्म नहीं हो जाता प्रोसेस। कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ताकि फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको फालतू में ही केस करने हैं, है ना, एग्जाम को हैम्पर करने के लिए। अब केस करेंगे तो कोर्ट में कोई भी केस जाएगा तो कोर्ट जो है स्टे लगा देता है जब तक मसला हल ना हो। अब कोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्या पता मसला वैलिड है नहीं है, स्टे लग गया, तो फिर एग्जाम कैसे होगा। ठीक है ना, तो उस चीज को रोकने के लिए ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, किससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये मैंने आपको बता दिया, पब्लिक अथॉरिटी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं, जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है। कैसी बॉडीज, अपने जिस दिन वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे, मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं। कोई एग्जांपल बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, जैसे यूपीएससी हो गया, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया। हाँ, रिजर्व बैंक इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हो। दो टाइप की बॉडीज होती हैं, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल। जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं उन बॉडीज को क्या बोलते हो, स्टैट्यूटरी। एक्ट को क्या बोलते हैं, स्टैट्यू बोलते हैं ना, स्टैट्यू किसको बोलते हैं, ये स्टैट्यू, एक्ट को, लॉ को। तो किसी लॉ, कोई लॉ बना और लॉ के अकॉर्डिंग कोई बॉडी बनाने की जरूरत पड़ गई तो उसको स्टैच्यूटरी बॉडी बोलेंगे। जैसे ये लॉ बना, कौन सा लॉ, आरटीआई एक्ट। अब इसके थ्रू कुछ बॉडीज भी बनाई गई हैं जिनका काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो उन बॉडीज को क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है। बट जो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि बनानी है आपको, वो कौन सी बॉडीज होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन है, जैसे क्या नाम है, फाइनेंस कमीशन है, जैसे यूपीएससी है, एसपीएससी है, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, समझ में आया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अगेंस्ट भी आपको मिल जाएगी। स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं, अगर कोई एक्ट के थ्रू कोई बॉडीज बनी है, उनके अगेंस्ट भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद कोई भी ऐसी बॉडीज जो सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं या सरकार के द्वारा फाइनेंस की जाती हैं, जिनको सरकार पैसा देती है। समझ रहे हो, वो गवर्नमेंट बॉडीज नहीं है, प्राइवेट बॉडीज हैं, पर पैसा किससे लेती हैं, गवर्नमेंट से लेती हैं। ऐसी बॉडीज के अगेंस्ट भी आप आरटीआई कर सकते हो। पर यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इस एक्ट में लिखा है बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या लिखा है, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। कि जो सब्सटेंशियली मतलब, सब्सटेंशियली मतलब जो अच्छा खासा फाइनेंस लेती है सरकार से। पर ये अच्छा खासा कितना फाइनेंस होगा ये मेंशन नहीं किया कहीं पे। ठीक है, तो ये ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया मतलब यहां पे आप, क्योंकि अगर सब्सटेंशियली तो डिफाइन नहीं किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली बॉडी के अगेंस्ट हम आरटीआई करें कि नहीं करें। हाँ, नहीं नहीं, बैंक भी, जो भी बॉडीज जो सरकार, जैसे एनजीओज होते हैं बहुत बड़े सारे, है ना, एनजीओज खुद काम करते हैं, बट क्या करते हैं, सरकार से मदद लेते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमें हेल्प करो। ठीक है। तो वहां पे जो है आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको तब इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो सरकार की मर्जी है। क्योंकि डेफिनेशन में डाल दी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अभी ये आप पता नहीं कर सकते कि सब्सटेंशियली कितना फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है। हम्म, हाँ हाँ, हो सकता है ना। हाँ 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 हाँ, वही ना, आप नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि वहां पे सरकार बोल देगी कि भाई हम इसको इतना फाइनेंस नहीं करते हैं कि आप इससे पूछ सको। सब्सटेंशियली मतलब ने ना पता है कि कितना कर सकते हैं, तो ये ग्रे एरिया है। ठीक है। जैसे इसी की एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे बीसीसीआई है। बीसीसीआई क्या है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन। ये जो क्रिकेट का बोर्ड है, जो हमारे यहाँ पे जितना भी कुछ क्रिकेट को देखता है ना। अब बीसीसीआई जो है, वैसे तो ये ना स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
ना ये पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है। लेकिन ये सरकार के द्वारा चलाई जाती है, सरकार से फंडिंग तो लेती है ये, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बीसीसीआई को हम किसके अंडर रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कि हम बीसीसीआई को भी आरटीआई के अंडर रखेंगे, ठीक है। अब इतनी डेफिनेशन, ये जो आरटीआई एक्ट में जो डेफिनेशंस बताई हैं उसके हिसाब से नहीं आ रहा बीसीसीआई, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको रखना है भाई हमने आरटीआई में। क्यों रखना है? क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट जो है वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, वो क्या है, लोगों की फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए लोग बड़ा इमोशनली उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको हमें आरटीआई एक्ट में रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, ये इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है। हाँ हाँ, अमित शाह का लड़का, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस है कि आपको कैसे आरटीआई करनी है, ठीक है। ये आप सीख लो, एक कोई भी अवेयर सिटीजन हमारे देश का, उसको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आरटीआई कैसे करनी है, ठीक है। कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट आप रिटन फॉर्म में भी कर सकते हो, लेटर के थ्रू लिख के, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ऑनलाइन करो, या फिर क्या करो, उस डिपार्टमेंट में ऑफलाइन आप रिक्वेस्ट करो, ठीक है। अब एक ये रिक्वेस्ट आप कौन कौन सी भाषा में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, या किसी लोकल भाषा में जो ऑफिशियल लैंग्वेज का हिस्सा हो उसमें भी आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, इस डिपार्टमेंट से चाहिए, ठीक है। और आपको क्या बताना होगा उसमें, आपको बस ये बताना है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, बस, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको ये बताना है, आपको ये नहीं बताना है कि क्यों आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। और सरकार आपसे ये पूछ भी नहीं सकती कि आपको क्यों चाहिए भाई ये इंफॉर्मेशन, आप बोलोगे मेरी मर्जी भाई मुझे चाहिए, जो मर्जी इंफॉर्मेशन आप मांग लो, और सरकार आपसे ये नहीं बोल सकती कि ये इंफॉर्मेशन आपको क्यों चाहिए, ठीक है। अब ये एक अच्छा पॉइंट है वैसे तो, कि सरकार ये नहीं पूछती है कि आप जो मर्जी इंफॉर्मेशन, पर इसी के साथ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, नेगेटिव क्या है कि इसके चलते क्या है कि हर एक इंसान आरटीआई कर रहा है, जिसको जरूरत नहीं भी है, मजे लेने के लिए आरटीआई कर रहा है। तो अब मजे लेने के लिए अगर कोई आरटीआई कर रहा है तो उससे बर्डन बढ़ रहा है ना, असली में तो सरकार को इसके लिए काम करना पड़ेगा ना, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है उसके लिए बंदा बैठाना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी, पूरा चेक करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ होगा, फिर जाके इन्फॉर्मेशन वो निकाल के देगा। तो जेन्युइन तो बहुत अच्छा है अगर कोई जेन्युइन बंदा है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट कोई टाइम पास के लिए कर रहा है तो क्या करेगी सरकार, कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे वेग क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, वेग क्वेश्चन जिनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और सरकार को उसका भी जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज है। दूसरा, 10 रुपए की फीस लगती है, एक बार आरटीए करने में कितनी फीस लगती है, 10 रुपए की आपको फी पे करनी होती है। और ये फी भी सिर्फ आपको तब पे करनी है अगर आप अब पॉवर्टी लाइन हो, एपीएल हो, अगर आप बीपीएल हो तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आरटीए कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। हाँ? उसके बाद देखो टाइम लिमिट क्या है, अब इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ क्या है। तो ये क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, क्या होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिनका बस यही काम है कि जो भी आरटीआई आ रही है उसको डिस्पोज करना टाइम के अंदर, ठीक है। अब जैसे, और ये बैठते कहाँ पे, ज्यादातर ये शहरों में जहाँ जहाँ पे हेडक्वार्टर्स होंगे उस डिपार्टमेंट के, वहां बैठेंगे। तो फिर गांव में किसी बंदे को आरटीआई चाहिए अगर, तो और ऑनलाइन उसको करना ही नहीं आता है, वो क्या करेगा, उसके लिए गांव में एपीआईओज उन्होंने बिठाए होते हैं, ठीक है। गांव में, ऐसे हर गांव में तो नहीं, पर बीच बीच में कहीं कहीं पे एपीआईओज होते हैं, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट में एपीआईओज मतलब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, उनका क्या काम है, उनका काम है कि ये जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसको पीआईओ तक पहुंचाना, और पीआईओ फिर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ढूंढेगा आपके लिए। और कितने दिन के अंदर आपको उसको आंसर देना है, कितने दिनों के अंदर, 30 दिन इसकी लिमिट है, कितनी लिमिट है, 30 दिनों के अंदर अंदर उसको आपने जो भी इंफॉर्मेशन पूछी है आपको वो प्रोवाइड करनी है। पर अगर मान लो आप गांव में रहते हो, आप डायरेक्ट पीआईओ के लिंक में नहीं जा सकते, आपने एपीआईओ को रीच किया है, तो जहां पे आप एपीआईओ को रीच करोगे वहां पे 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा एपीआईओ को, क्योंकि उसको पीआईओ तक भी तो बात पहुंचानी है, तो कितने दिनों का टाइम दिया जाएगा, 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, जहां पे एपीआईओ होगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, अगर एपीआईओ पीआईओ दोनों को लगा के 35 दिन का टाइम दिया जाएगा। लेकिन मान लो अगर किसी की जिंदगी का सवाल है भाई, फिर जीने मरने की बात हो गई है कोई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर 48 घंटे के अंदर अंदर क्या देनी होगी, इंफॉर्मेशन सरकार को देनी होगी। अगर किसी,
मतलब सरकार की किसी भी डिपार्टमेंट की वजह से कोई बंदा जो है सफर कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से सफर कर सकता है वो, ठीक है ना। तो उस केस में आपको जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, 48 घंटे के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। जैसे किसी पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड आप कोई सवाल पूछना चाहते हो, ठीक है, आपका कोई बंदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, एडमिट है, हाँ ठीक है, और वहां पे दवाइयाँ नहीं मिल रही टाइम की, यहाँ अच्छे से डॉक्टर्स नहीं चेक कर पा रहे, कुछ भी प्रॉब्लम है वहां पे, ठीक है, तो आप चाहते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपको रिप्लाई दे कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों है, तो फिर आपको वहां पे 48 घंटे के अंदर अंदर वो रिप्लाई देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब अगर मान लो उन्होंने रिप्लाई दिया और आप सेटिस्फाई नहीं हो उस रिप्लाई से, या फिर उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई दिया ही नहीं, या फिर आपकी एप्लीकेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो क्या करोगे फिर आप? हम्म फिर नहीं नहीं, कोर्ट का इधर कुछ नहीं है, फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट अपील करोगे, क्या करोगे, फर्स्ट अपील। और फर्स्ट अपील आप उसी डिपार्टमेंट में जो उन्होंने डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई होगी उसके पास करोगे। तो हर एक डिपार्टमेंट में एक पीआईओ होगा और उसके ऊपर एक और ऑफिसर होगा, सीनियर पीआईओ। तो आप क्या करोगे, फिर सीनियर पीआईओ को अपील करोगे, फर्स्ट अपील। और सीनियर पीआईओ के पास भी 30 दिन का टाइम होता है इन्फॉर्मेशन के लिए देने के लिए, कितना, 30 दिन उसके पास भी है कि 30 दिन के अंदर अंदर उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। या फिर कभी किसी किसी केसेस में 45 डेज का भी टाइम उसको, वो डिपेंड करेगा आपने क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, केस टू केस वो वेरी करता है। तो 30 से 45 दिन का टाइम कौन लेता है, जो जो सीनियर पीआईओ ऑफिसर है वो लेता है। और मान लो उसने जो आंसर दिया उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर उसने रिजेक्ट कर दिया आपकी प्ली, या फिर उसने जो है 30 और 45 दिन के अंदर अंदर नहीं किया, फिर आप सेकंड अपील करोगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस एक्ट की, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जो सेकंड अपील है वो आप उस डिपार्टमेंट में नहीं करोगे, आप कहां करोगे, उसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई हुई है, इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसका क्या नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या नाम है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और स्टेट में इस बॉडी का नाम है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। तो आप, अगर आपको कोई सेंटर का डिपार्टमेंट है, वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो आप सीधे किसको अप्रोच करोगे, सीआईसी को। और अगर कोई स्टेट का डिपार्टमेंट नहीं कर रहा तो फिर किसको करोगे, एसआईसी को, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज, और इंडिपेंडेंटली ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये फिर आपको क्या करेंगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी किसी भी डिपार्टमेंट की। इनके पास इतनी पावर है कि ये किसी भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकती हैं, ठीक है, समझ गए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इनके पास अब कोई टाइम लिमिट नहीं है, इनको नहीं आप बोल सकते कि आप हमें 30 दिन के अंदर या 40 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन दो, ये जितना टाइम लेना चाहें उतना टाइम ले सकती हैं। और इनका जो डिसीजन होगा वो आपको मानना ही पड़ेगा, आप इनके डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, ठीक है, समझ गए। ऐसा नहीं कर सकते कि अब आप सीआईसी के पास भी गए और सीआईसी ने जो इन्फॉर्मेशन दी आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो, आप फिर कोर्ट में चले गए, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। घुमा फिरा सकते क्यों, देखो ना यार, सरकार का काम ही है घुमाना फिराना। सरकार क्यों चाहेगी कि आपको जेन्युइन रिपोर्ट दे, जिस भी रिपोर्ट से सरकार को लगेगा कि हमारा नुकसान है वो क्यों देंगे आपको, वहां पे तो आपको घुमाएंगे वो, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐसी बताएंगे कि भाई ये रिपोर्ट हम दे नहीं सकते हैं, या फिर ऐसी रिपोर्ट हमने कोई मैनेज ही नहीं की है। जैसे जब उज्ज्वला स्कीम आई थी ना, हाँ उज्ज्वला स्कीम, जब फ्री सिलेंडर्स दिए गए, है ना, गैस सिलेंडर्स दिए गए, और फिर 2 साल के बाद मोदी जी ने बोला भाई जो लोग घर के अच्छे हैं वो अपनी सब्सिडी क्या कर दो, छोड़ दो खुद ही, है ना, बोला गया ये, वो लोगों से सब्सिडी वापस ले ली गई, ठीक है। तो एक बंदे ने पीआई ये की, आरटीआई की, कि आप हमें ये बताओ कि जो ये पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, कितने पार्लियामेंट के मेंबर्स ने भी अपनी सब्सिडी छोड़ी है, हमें उनकी लिस्ट बताओ, ठीक है। तो ये जब सरकार से पूछा गया, सरकार ने बोला कि हम ऐसी कोई लिस्ट मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, कि ऐसी कोई लिस्ट हम बनाते ही नहीं है जहां पे हम ये देखें कि किसने सब्सिडी छोड़ी। दे तो सकते थे वो इन्फॉर्मेशन, बट इससे उनको प्रॉब्लम थी क्योंकि उन्होंने छोड़ी नहीं होगी सब्सिडी, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन घुमा देते हैं फिर, ठीक है। बट देखो इसका ऐसा भी है कि बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं, ठीक है, अगर एक अवेयर सिटीजन है तो उसको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है, ये समझ में आया। और जो भी डिसीजन होंगे इनके बाइंडिंग होंगे, याद रखना ये, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये मैंने जितना भी पढ़ाया आपको, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेरे को लगता है आपको क्वेश्चन आएगा सेक्शन 8 से। सेक्शन 8 में एक्सेप्शंस बताई गई हैं कि किस किस केस में आप आरटीआई नहीं कर सकते, या करोगे भी तो आपको आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर आप ऐसे किसी मुद्दे पे कर रहे हो तो आपको आरटीआई में जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका? सेंटर में जो सीआईसी होता है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और उसके साथ 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स उसको असिस्ट करेंगे। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसे अभी हमारे देश में एक इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसके साथ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो 3-4 हैं, कोई 2-3 या 3-4 हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनके ऊपर बर्डन ज्यादा बढ़ जाता है काम करने का। ठीक है, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा, आरटीआई इतनी ज्यादा हो रही है। सोचो ना, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, और यहाँ के लोग तो कम, यूपी बिहार के लोगों को बड़ी चुल होती है आरटीआई करने की, 2 मिनट में आरटीआई करते हैं वो। ठीक है, तो हम्म, हाँ, और जो बीपीएल है उनका एक भी नहीं लगता। और हमारे देश में ऐसे भी 30% जनता तो ऐसी है जो बीपीएल है, उससे भी ज्यादा लोगों ने, किसी ने फर्जी बीपीएल भी बनाए हुए हैं, तो उनका 1 रुपया भी नहीं लगता है। उनको तो बस वेबसाइट खोलनी है, और जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा वो तो घर बैठ के दिन के 4 आरटीआई करेगा, उसका क्या जा रहा है। हाँ, हाँ, उससे एक स्टेटस बन जाता है गांव में, आपका यार ये बंदा पढ़ रहा है। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, अब देखो 2019 में ना ये आरटीआई एक्ट में एक अमेंडमेंट भी की गई है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अमेंडमेंट मतलब चेंज किया गया इस आरटीआई एक्ट को। ठीक है, चेंज क्या किया गया, दो मेन चेंजेस इसमें किए गए हैं। पहला क्या, जो पहले टेन्योर होता था चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का, वो होता था 5 साल। कितना होता था? 5 साल। और अब बोला गया कि ये जो है फिक्स नहीं होगा, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, डिसाइड करेगी। क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोलेगी वही टेन्योर होगा। तो अभी के लिए टेन्योर कितना रखा है उन्होंने? 3 साल। तो बेसिकली इससे क्या हुआ, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ज्यादा पावरफुल हुई कि वीक हो गई? वीक हुई ना। इससे उसको वीक करने की कोशिश की जा रही है। वीक क्यों? क्योंकि पहले इंडिपेंडेंट थी, फिक्स टेन्योर था, पता था 5 साल के लिए रहेंगे ही रहेंगे। अब कौन करेगा फिक्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सरकार के खिलाफ अगर कुछ किया तो सरकार टेन्योर क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, तो ये एक सरकार देखो, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है भाई कि इंफॉर्मेशन आपको मिले। हाँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा चेंज क्या किया, पहले के एक्ट में क्या था कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी सैलरी होगी किसके बराबर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। किसके बराबर होगी? चीफ, ये इतनी फुल फॉर्म्स आपने लिखी एक भी नहीं है इस एक्ट में, मैंने कहीं भी नहीं लिखी है। हाँ चलो ठीक है, फिर लिख लेना। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की किसके बराबर होगी सैलरी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर होगी। पहले ये बोला गया। तो जैसे जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी बढ़ेगी, इनकी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला जितनी इसकी होगी उतनी इसकी भी होगी, जितनी इसकी होगी उतनी इसकी भी होगी। लेकिन अब इन्होंने इसको डीकपल कर दिया। डीकपल मतलब अब इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इनकी सैलरीज अलग से सरकार फिक्स करेगी। कौन फिक्स करेगा? गवर्नमेंट फिक्स करेगी। तो सरकार ने बोला अभी इनको 2.5 लाख सैलरी देंगे हम। ठीक है, महीने की। बाद में सरकार अगर कोई नहीं काम कर रहा है अच्छे से तो सरकार सैलरी कम कर देगी। तो इससे क्या हो गया, इनकी इंडिपेंडेंस थोड़ी सी कम हो गई अब। ठीक है, समझ गए? ये है 2019 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बस इतना ही है। भाई कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने दिन के अंदर अंदर पीआईयू को इन्फॉर्मेशन देनी है, एपीआईयू को एक्स्ट्रा कितने दिन का टाइम मिलेगा, कौन सी सेक्शन के अंदर जो है उसको क्या दिया जाएगा, एक्सेप्शंस कौन सी सेक्शन के अंडर हैं, कितने रुपए फीस लगेगी, किसको फीस नहीं लगेगी। ठीक है, कितने क्वेश्चंस बन गए? हाँ, 100 क्वेश्चन से ऊपर बन जाएगा, इधर जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले आपसे अब। ठीक है, मैं टेस्ट ले लूंगा आपको, मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें जॉब करनी होगी तो नहीं नहीं भाई, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर बनना है, ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, पीआईओ बनना है। पीआईओ तो आप बन सकते हो, पीआईओ के लिए आप किसी भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, वहां पे वो किसी भी बंदे को पीआईओ बना देंगे। अलग से पेपर नहीं होता इसका। जैसे डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर लिया, डिपार्टमेंट है, उसी डिपार्टमेंट का आपने बंदे हो आप, क्लर्क हो या हेड क्लर्क हो, कुछ भी हो, उसी में से उन्हीं में से ये किसी को पीआईओ बना देंगे। हर डिपार्टमेंट में मैंडेटरी है कि हर एक डिपार्टमेंट, आरटीआई एक्ट में ये मैंडेटरी है कि हर एक डिपार्टमेंट में पीआईओज होंगे, तभी तो इन्फॉर्मेशन देंगे, नहीं तो कैसे देंगे इन्फॉर्मेशन? निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा तो फिर अब। ठीक है,
देखो आना तो इसी में से चाहिए, आरटीआई एक्ट दिया उन्होंने आपके सिलेबस में, ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन आना चाहिए, इसी में से आना चाहिए। हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अब हमारे देश में क्या आरटीआई एक्ट 2009 वाला लगता है कि 2005 वाला लगता है स्टेट में हमारी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब आपने आरटीआई की, तो देखो आरटीआई जब भी आप करते हो ना, ऑनलाइन पोर्टल खोलते हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आप पहली लाइन लिखी होती है किस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आप आरटीआई कर, किससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, मान लो कि एक बंदा है उसको पता ही नहीं है भाई ये इन्फॉर्मेशन जो मैं मांग रहा हूँ ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आएगी, ऐसा हो सकता है ना। जैसे आपको कुछ आपके गांव में ही कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपके गांव में रोड नहीं बनी बड़ी देर से जो है सैंक्शन हुई थी, अब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको पता नहीं है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन सा डिपार्टमेंट है। जैसे आपको तो पता होगा, आप पढ़े लिखे इंसान हो, बट उस इंसान को नहीं पता है जो आरटीआई कर रहा है, तो फिर वो किसके अंडर करेगा आरटीआई। तो उसके लिए सरकार ने प्रावधान रखा है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर कर दो, आप वहां पे कोई भी डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से चूज कर दो, फिर उस डिपार्टमेंट की वो जिम्मेदारी, क्योंकि आरटीआई उसके पास जाएगी, है ना, उस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है, जो असली में जिसके पास जानी चाहिए थी, वो उसको खुद भेजे वो। हैं? हाँ हाँ, कर सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है। तो सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में करो, वो सरकार का काम है कि वो क्या करे, कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके फिर उस आरटीआई को भेजे, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा 5 दिन का टाइम बोलेंगे। कितने दिन का? 5 दिन का। बस आपकी आरटीआई रिजेक्ट नहीं की जाएगी इस बेसिस पे कि आपने गलत डिपार्टमेंट में कर दी है। ठीक है, तो कुछ अच्छी इसमें चीजें भी हैं आरटीआई एक्ट में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ हाँ, ये मैं शाम को अपलोड कर दूंगा।